नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने एक बैठक की है। उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें अलग अलग विभागों के कुल 160 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें हरियाणा रोडवेज में ई टिकटिंग को मंजूरी दी गई है और इसके लिए 4500 ई टिकटिंग पोस्ट मशीनों की खरीद फाइनल की गई है। साथ ही रोडवेज की बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। 4000 प्लेवे स्कूलों में फर्नीचर और वाटर प्यूरिफायर की खरीद को भी मंजूरी दी जाएगी। बिजली निगमों में उपकरण और पशुओं में गलघोटू और मुंहखुर बीमारी की रोकथाम के लिए 1 करोड़ 2 लाख टीके का टेंडर मंजूर किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको देखिए लगातार दिखा रहे हैं क्या कुछ अहम फैसले इस मीटिंग में लिए गए हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की ये बैठक हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 160 करोड़ की खरीद को मंजूरी दी गई है। 4000 प्लेवे स्कूलों में फर्नीचर और वाटर प्यूरिफायर की सुविधा रहेगी। बिजली निगमों में कई आइटम्स की खरीद को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 3 फेज प्रीपेड बिजली मीटर खरीदने के टेंडर को भी मंजूरी दी गई है। ट्रांसफार्मर, उनके तेल बिजली तार खरीद टेंडर को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जैक सेक्शन सीवर मशीनों को खरीदने के टेंडर को मंजूरी मिली है। पशुओं में गलघोंटू और मुंहखुर बीमारी की रोकथाम के लिए 1 करोड़ 2 लाख टीके के टेंडर को मंजूरी दी गई है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद सीएम ने बताया कि बैठक में 16 आइटम पर चर्चा हुई है। 15 आइटम की खरीद को मंजूरी दी गई है। आज हाई पावर परचेज कमेटी में कुल 16 आइटम्स थी और इन 16 में से 15 आइटम्स के फाइनल हो गए। एक किन्हीं कारणों से उसको नहीं लिया जा सका। सामने वाली पार्टी उस सामान को देने के लिए तैयार नहीं थी। पावर डिपार्टमेंट का था। बाकी 15 जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से वो पूरे हो गए हैं। विशेष जो बताने लायक बात है वो हमने एक ई टेंडरिंग बसों में अपनी 4500 जो फ्लीट है हरियाणा रोड्स की बसों का, उसमें 6 महीने बाद ई टेंडरिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी कंडक्टर को एक पॉस मशीन ये दी जाएगी और उस पॉस मशीन के माध्यम से सभी जो यात्री हैं उनसे या तो कार्ड उनको दिए जाएंगे या कैश भी, अगर वो टिकट लेना चाहेंगे तो कैश उनको टिकट दी जाएगी। तो इस प्रकार का कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फिर उसमें जो भी कोई छोटी बड़ी कहीं चोरी होती है या जो हमें मैनेजमेंट करने में कि पैसेंजर किस रूट पर ज़्यादा आ रहे हैं, किस पर कम है, उसका रीशेड्यूलिंग करना है, इन सारे विषयों के ऊपर चेकिंग हो जाएगी। और जो फ्री पास वाले जितने लोग हैं उनका भी अकाउंटिंग हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो भी ठीक होगी। तो एक सुविधा जो है इस प्रकार की हर एक बस में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। सुरक्षा के नाते उसका ध्यान रखा जाएगा। तो एक बड़ा टेंडर आज लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास ये एक टेंडर हुआ है। और किसान आंदोलन को लेकर किसान लगातार मुखर हैं। करनाल में किसानों ने प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। करनाल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। करनाल में किसानों का पैदल मार्च रहा और उस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। करनाल महापंचायत पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है। किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अपने घर काम करने का एक अधिकार होता है। तो जब कोई ऐसी संभावित लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में समस्या आने वाले जो विषय होता है, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन अपने उनके जो सेट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं। और अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस प्रकार का प्रिकॉशनरी मेजर लिया है तो ये निर्णय प्रशासन का होता है और प्रशासन सारी स्थितियों को संभालने के लिए इस प्रकार के सारे काम करता है। उसमें और वहीं करनाल महापंचायत पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि कई दलों के लोग आंदोलन को हवा दे रहे हैं। महापंचायत भी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। खुशी की बात है, किसानों को अपनी बात रखने का, धरना प्रदर्शन उनका अधिकार है, रखना चाहिए। पर मेरी उनसे विनती है कि दूसरे के रास्ते ना रोकें। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को नौकरी पे जाना है,
किसी को कहीं दूसरी जगह जाना है, कोई एक्सीडेंट है, कोई बीमार है, किसी का माता पिता बीमार है, कोई नौकरी पर जा रहा है, उन्हें ना तंग करें, अपनी खूब रखें, धरना करें, प्रदर्शन का अपना अधिकार है, पर किसी सरकारी कर्मचारी नेता उनके साथ कपड़े फाड़ना ये ना। और वहीं करनाल में सांसद संजय भाटिया ने कहा कि विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले बताएं कि आखिर तीनों कृषि कानूनों में क्या खामी है। लगातार लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ। मेरा कल भी एक गांव के अंदर प्रोग्राम था। मैं लगातार लोगों के बीच में जाता हूँ। मेरा एक ही प्रश्न होता है और उस प्रश्न का मुझे जवाब नहीं मिला कि ये कृषि कानूनों को जो गलत बता रहे हैं, काला कानून बता रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ऐसे कानून में क्या कमी है और उसमें क्या सुधार होना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ जो आंदोलनकारी आंदोलन संगठन है उनको बताना चाहिए कि आप इसको ये बदलाव कर दिए। केवल एक आशंका के आधार पर जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, एक आशंका मुस्लिम बंधुओं के अंदर फैला दी गई, अगर ये कानून लागू हो गया तो मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। और मैं कल भी एक मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े प्रोग्राम में था। मैंने उनसे पूछा कि सीए लागू हुए इतना वर्ष हो गए, आप बताइए कि कौन सा एक मुसलमान हिंदुस्तान से निकाला गया। भ्रमित करके कितने दिन शाहीन बाग में धरना चला दिया। आज किसानों को ये भ्रमित किया जा रहा है कि ये कृषि कानून लागू होंगे तो आपकी जमीन आपके हाथ से छीन जाएगी। इस तरह से भ्रमित करके झूठ बोल के ज़्यादा लंबा नहीं चला जा सकता। और जो इस किसान आंदोलन के अगुवा बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, आज उनसे पूछो कि अभी वहाँ पर पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन प्रत्याशियों को उन्होंने सपोर्ट किया उनको पूछो कि उनके अपने गांव में उसको कितने वोट मिले हैं। वहाँ बीजेपी थंडर मेजोरिटी से आई। और आज आगे भी जब भी कभी चुनाव होगा आप देखना भारतीय जनता पार्टी 100% और जनता इसको जवाब देगी आने वाले समय में। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि एनसीआर में जल्द नई स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी जिसके तहत 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन एनसीआर में नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा है कि एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए एक कदम उठाया जा रहा है। जो एनसीआर में जो गाड़ी 10 साल से डीजल की पुरानी गाड़ी है जो एनसीआर में आती है, उस स्क्रैप पॉलिसी है केंद्र की तरफ से है कि जो गाड़ी डीजल वाली है उस स्क्रैप पॉलिसी के अंदर आती है वो नहीं चलेंगे एनसीआर के इलाके में। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं, डीजल का धुआं करती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं। इस तरह की गाड़ी एनसीआर में बंद करने का जो डायरेक्शन दिए केंद्र की तरफ से ये पॉलिसी। कितने साल की इसमें नियम लागू होंगे और बाहर से आने वाले वाहनों के लिए क्या छूट है? अभी तो एक ही एनसीआर में डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ी को एंट्री नहीं करा। पर यह भी आपका प्रश्न ठीक है कि एनसीआर का इलाका है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, राजस्थान से माल आना है, पंजाब से है कि लोग गाड़ी आएंगे, सामान लेके भी जाएंगे, गाड़ियाँ आनी भी है, गाड़ी निकलनी वहाँ पॉलिसी नहीं है, उसके रास्ते क्या होंगे। मैं एनसीआर के इलाके में गाड़ी सामान उतारेगी या दूसरी गाड़ी लेके जाएगी, एनसीआर के कोने पर उतारेगी, ये भी रास्ता है ना भाई। इस पर क्या है कि इसके क्या रास्ते निकलेंगे। एक गाड़ी तो आ रही है राजस्थान से और नारनौल में आ जाके एनसीआर का इलाका आ जाता है भाई, उसे दिल्ली तक जाना है या गुड़गांव तक जाना है, उसके लिए क्या रास्ते बनेंगे। इसकी पॉलिसी पे आने वाले समय में क्या कैसे रास्ते निकलेंगे। कोई आदमी यमुनानगर से करनाल जाना चाहता है, किसी की माता पिता बीमार है, घर का आदमी कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट है, वो गाड़ी लेके चल देता, उसे ध्यान नहीं है और वो करनाल में जाकर फंस जाता है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे रास्ते में परेशानी आने वाले समय के रास्ता निकालेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में 19 में से 6 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के। बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय है कि जैसे ओलंपिक में हरियाणा एक अग्रणी प्रदेश इस नाते से रहा है, वैसे ही पैरा ओलंपिक में भी 19 में से 6 मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं और हमने उनको सबको बधाई भी दी है। और बहुत आगे आने वाले समय में कोई 18-20 तारीख के आसपास कोई कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना बन रही है कि उन सभी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को, जैसे हमने पंचकुला में ओलंपिक के खिलाड़ियों को बुला करके उनको सम्मान किया था, ऐसे ही पैरा ओलंपिक को भी बुला करके उनका सम्मान करें।
और वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर हरियाणा सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज हरियाणा में तीसरे सीरो सर्वे के दौरान कहा है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही। आज हमने तीसरा सीरो सर्वे आरंभ कर दिया है। इससे पहले हम 2 बार सीरो सर्वे कर चुके हैं। पहली बार जब हमने किया था तो 8% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। दूसरी बार जब हमने किया तो 14.3% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। सीरो सर्वे का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हरियाणा के कितने % लोगों में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। एंटीबॉडी 2 प्रकार से बनती है। एक तो जिनको कोविड हुआ उनमें एंटीबॉडी बनती है। दूसरा जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है उनमें एंटीबॉडी बनती है। ये पहला सीरो सर्वे है जिसमें दोनों को मद्देनजर रखा जाएगा। और कोविशील्ड बनाने के बाद मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इस टाइप का जो सीरो सर्वे है वो पहली बार होने जा रहा है। और इसमें जो सैंपल साइज है वो भी 36,520 है, जो कि पिछले सैंपल साइज से ऑलमोस्ट डबल है। क्योंकि पिछला जो सैंपल साइज था वो 18,500 के पास था। तो इस बार हम ज़्यादा को कवर कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों को भी कवर कर रहे हैं। बच्चों को 6 साल एंड अबव से 6 साल एंड अबव से हम बच्चों को भी कवर कर रहे हैं। गाँव को भी कवर कर रहे हैं, शहरों को भी कवर कर रहे हैं। इसकी करने के लिए लगभग 2200 मेडिकल स्टाफ जो हैं वो इसमें लगेंगे। और हम कहाँ खड़े हैं? हमने बहुत मेहनत की है। हमने 1,73,00,000 के करीब हमने वैक्सीनेशन कर दी है, जो कि वी आर नियरिंग आवर टारगेट। अगर तथा कथित कोई भी थर्ड वेव आती है तो हम सेफ रहेंगे, अपने लोगों को बचा सकेंगे। हमारे लोगों के ऊपर अगर वो इन्फेक्शन आती भी है, ऐसा बताते हैं कि इन्फेक्शन आ सकती है, लेकिन वो जानलेवा नहीं होगी, वो इतनी खतरनाक नहीं होगी। वो जैसे दूसरी इन्फेक्शंस आती हैं वैसी ही होगी। तो ये एक ऐसी स्टडी है जिससे हम कहाँ खड़े हैं। हम अंधेरे में लाठियाँ तो नहीं मार रहे। हमने जो मेहनत करी है उसके लिए हम कहाँ तक पहुँचे हैं, वो थर्ड सीरो सर्वे हम शुरू करने जा रहे हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। और वहीं सांसद संजय भाटिया ने जल्द तीसरी लहर आने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं। मैं समझता हूं कि पहले जिस तरह का एक आकलन था, हालांकि मैं होम अफेयर्स की कमेटी का मेंबर हूं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, तो हम रेगुलर इस सारे MHA की जो गाइडलाइंस थी उसमें मैं इन्वॉल्व भी रहा, सारी बातचीत रही। आंकड़े कुछ और बताते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा फर्स्ट वेव के अंदर डेथ रेट इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं थी। और ये बहुत ज़्यादा अगर इफेक्ट करा तो थोड़े ओल्ड एज के अपने जो बुजुर्ग थे उनको किया। सेकेंड वेव में हमने देखा कि यंग घरों के मतलब यंग बच्चे भी अनेक हमारे बीच से बिछड़ गए, चले गए। तो थर्ड वेव में जो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो थ्योरी चल रही थी कि छोटे बच्चों को, किड्स को इसको इफेक्ट करेगा, तो उसमें अधिक से अधिक व्यवस्थाएं। एक समय था जब कोरोना हमारे यहाँ पर आया, एक पीपी किट भी इंडिया के अंदर नहीं बनती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान इतना समर्थ है कि यहाँ से पीपी किट बाहर भेज सकता है। आज वैक्सीन, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में जब भी कोई बीमारी महामारी आई, चाहे प्लेग की आई, चाहे पोलियो की आई, चाहे चेचक की आई, दुनिया में वो वैक्सीन इंजेक्शन पहले ईजाद हो जाते थे। हिंदुस्तान में आते आते वर्षों लग जाते थे, 10 साल, 15 साल, 20 साल,
30-30 साल बाद भी वैक्सीन इंडिया के अंदर आई, लेकिन ये पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास रचा गया कि हिंदुस्तान में वैक्सीन दुनिया में सबसे पहले आई। वहीं सोनीपत में डॉक्टर BR अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की, जहां उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षण भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरित बातों को भी साझा किया और उन्होंने 2 साल पहले शुरू हुई यूनिवर्सिटी के उद्घाटन करने पर खुशी जाहिर की। देश व समाज के ऐसे शिल्पकार है जो राष्ट्र के भविष्य के कर्मधार बच्चों को तराशने की कार्य करते हैं। शिक्षक एक मजबूत राष्ट्र के लिए फव्वारे के रूप में काम करता है, जो अपना ज्ञान चारों ओर फैलाता है। जैसे कि विदित है, यह विश्वविद्यालय अपने निबोधित चरण में है, लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।